वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भावना चौधरी श्रीमती पाना देवी मोरिजावाला कन्या महाविद्यालय के केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आपने इससे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर के संदर्भ में हमने विस्तृत विवेचन किया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं, किस प्रकार से सिग्नल शिफ्ट होता है, इसके बारे में हमने विशेष रूप से चर्चा की थी और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बारे में मैंने बताया था। तो इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। अब मैं आपको इसके लिए असाइनमेंट दे रही हूँ कि इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो आप इसे अपने घर पे भी ये असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं। अब हम जो हमारा यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो है वो है इनोलेट आयन पर, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट आयन। ये हमारा जो है यूनिट का सेकंड पार्ट है और यूनिट के दोनों पार्ट में से एक एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो इसलिए हम अब नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इनोलेट का क्या महत्व है और उसे किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जो है इसमें करेंगे। इसमें अधिकांशतः रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है वो सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सक्रिय मिथिलीन ग्रुप क्या होता है, रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या है। जैसे कि CH4 है, CH4 के केस में 4 हाइड्रोजन एटम जो है कार्बन के साथ में अटैच्ड होते हैं। इसमें से यदि 2 हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो वो CH2 बन जाता है और इस प्रकार से उन दोनों हाइड्रोजन को यदि किसी प्रबल विद्युत ऋणीय समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, चाहे वो C डबल बॉन्ड O हो या एस्टर हो, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हैं यदि CH2 ग्रुप के पास में होंगे तो उससे वो CH2 ग्रुप एक्टिव हो जाएगा और अभिक्रियाशील हो जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे एस्टर है, चाहे कीटोन है, चाहे साइनाइड है, कोई भी उसके पास हो सकता है उसको एक्टिव करने के लिए। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप का, मैंने ऊपर आपको इसमें स्पष्ट कर रखा है किस प्रकार से जो कार्बन के साथ में जो ऑक्सीजन अटैच्ड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण से वो पूरी चेन बना देता है और इस चेन के कारण जो CH2 के हाइड्रोजन हैं उनका जो बॉन्ड पेयर है जो कि बना तो एक इलेक्ट्रॉन से है बॉन्ड, परंतु फिर भी वो कार्बन की तरफ विस्थापित हो जाता है, जिससे कि जो हाइड्रोजन है वो एज ए प्रोटॉन रिलीज़ हो जाता है। तो इसके सबसे जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो सामान्यतः हम लेते हैं वो है इथाइल एसीटोएसीटेट और दूसरा है आपका मेलोनिक एस्टर। इन दोनों के बारे में भी अपन डिटेल में आगे बताएंगे। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो इथाइल एसीटोएसीटेट है जिसका कि स्ट्रक्चर क्या है आपका कि इथाइल ग्रुप जो है एस्टर के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एसीटो ग्रुप क्या है आपका CH3CO ग्रुप है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका संश्लेषण किया जाता है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है वो है क्लेजन कंडेंसेशन। तो क्लेजन कंडेंसेशन के द्वारा इथाइल एसीटेट का निर्माण किया जाता है। इसमें हम जो काम में लेते हैं वो इथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल काम में लेते हैं। तो 2 इथाइल एसीटेट के मॉलिक्यूल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड और जो है H आयन की प्रेजेंस में कमरे के ताप के ऊपर इथाइल एसीटेट बनाते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो भी कई बार पूछी जा सकती है। तो इसमें हम इथाइल एसीटेट को अल्कोहल के साथ में और सोडियम के साथ में रिफ्लक्स कंडेंसर लगाकर गर्म करते हैं। उसके बाद में इसमें बहुत तेज़ी के साथ में प्रारंभ में तो बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन होती है, फिर धीरे हो जाती है। इसके बाद में उसको वाटर कंडेंसर पर रखकर धीरे धीरे
पूरा किया जाता है रिएक्शन को। ये हमें पार्शल या सेमी सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है और इसके पश्चात इसको जो है प्रभाजी आसवन के द्वारा हम इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। तो यदि हम इसके मैकेनिज़्म को देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो इथेनॉल मॉलिक्यूल जो है वो सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं और फर्स्ट स्टेप जो है सोडियम इथॉक्साइड जो है बनता है और हाइड्रोजन रिलीज़ होती है। जो सेकेंड स्टेप है, जो सोडियम इथॉक्साइड है वो एज अ बेस जो है काम में आ रहा है और ये जो इथाइल एसीटेट का दूसरा मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार से इथाइल अल्कोहल बन जाता है और जो हमारा एस्टर है उसका हाइड्रोजन निकलने से नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ जो है वो बन जाती है। थर्ड स्टेप में आप देखिए कि ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ जो सेकेंड स्टेप में बनी थी अगेन वो दूसरे एस्टर के ऊपर अटैक करती है और उसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में जुड़कर इथाइल एसीटो एसीटेट बनाती है। अब ये जो फोर्थ स्टेप में मैं बता रही हूँ उसमें हम यह बताना चाह रहे हैं कि इथॉक्साइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण से वह पुनः इथाइल एसीटो एसीटेट के ऊपर क्रिया करता है और वापस से ऋणायन बनता है। चूँकि ये ऋणायन स्थायी अनुनाद के कारण हो जाता है तो इसलिए इसके बनने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। ये इथाइल एसीटो एसीटेट का ऋणायन वापस सोडियम के साथ क्रिया करके आपका लवण बना लेता है जो हम फिफ्थ स्टेप में बता रहे हैं। और सिक्स्थ स्टेप में पुनः जो हमारा लवण प्राप्त हुआ था फिफ्थ स्टेप में प्लस एसिटिक एसिड के साथ में क्रिया करके हमारे पास में इथाइल एसीटो एसीटेट बन जाता है। तो ये जो मेथड है क्लेजन कंडेंसेशन मेथड, ये मेथड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सामान्यतः इसी से ही इथाइल एसीटो एसीटेट बनाया जाता है क्योंकि इसका आगे उपयोग और अन्य संश्लेषण की विधियों में किया जाता है। तो इस तरह से हमने जो है आज केवल इनोलेट बनाने के लिए मतलब कि आपका रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या होता है और इथाइल एसीटो एसीटेट को कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है उसको बनाने की विधि देखिए। इसके आगे के जो मेथड्स हैं प्रिपरेशन के एज वेल एज द रिएक्शंस हम जो है आगे की स्लाइड्स में करेंगे। धन्यवाद।